Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be covering the important current affairs for the month of January. The whole current affairs for the month of January will be covered in 3 parts, and this is part 1. So without much ado, let us begin the video. The first news is about Hamas and Gaza Strip. Now this news is in context of Israel because recently Israel की military ने Hamas के ऊपर strike launch किया. तो ये क्या है, न्यूज़ में हम ये बार बार देखते रहते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप से हमास जो है उसने इज़राइल पे मिसाइल्स लॉन्च की, मिलिट्री अटैक किया, और वहीं पे हम देखते हैं कि फिर इज़राइल ने रिटालिएट किया. तो हमास और इज़राइल की जो मिलिट्री है उनके बीच में ये कांस्टेंट रिटालिएशन चलता रहता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इज़राइल पे आज के दिन ज्यूज़ का कब्ज़ा है. ज्यूज़ हैज़ ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इज़राइल, और जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उनको ज्यूज़ ने बिल्कुल मार्जिन पे धकेला हुआ है. ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन उनकी अब रह गई एंड दे आर बेसिकली ऑन द मार्जिन. तो वही पैलेस्टीनियन, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने उठ के एक मुस्लिम इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला जाता है हमास. अब ये हमास जो है, ये हमास गाज़ा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है. गाज़ा स्ट्रिप इज़ अ वेरी नैरो स्ट्रिप लाइंग ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इज़राइल. आप मैप में देखोगे तो गाज़ा स्ट्रिप से ये हमास ऑपरेट करता है. हमास इज़ अ पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इज़राइल के ऊपर वॉर करता है. इट वाज फाउंडेड इन 1987 और इसका पर्पस क्या है कि इज़राइल को हटा के हमें यहाँ एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाना है. तो आपको पता है ज्यूज़ और मुस्लिम्स यानी कि अरब्स का ये कॉन्स्टेंट जो इनके बीच में वॉयलेंस है इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, ये चलता आ रहा है. और अभी फ़िलहाल ज्यूज़ ने ज़्यादातर इज़राइल का एरिया कैप्चर किया हुआ है, बट पैलेस्टीनियंस आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट देम. एंड वन ऑफ द वे इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हमास विच वॉज फॉर्म्ड इन 1987. तो हमास क्या है? एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इज़राइल के ऊपर वॉर वेज करता है. एंड देयर आइडिया इज़ टू रिप्लेस इज़राइल विद अ पैलेस्टीनियन स्टेट डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. इट इज़ अबाउट मालाबार एक्सरसाइज. सो मालाबार क्या है? इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज. पहले ये बायलेटरल एक्सरसाइज होती थी, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच में होती थी. इंडिया और यूएस की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती थी, बट अभी रिसेंटली जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन किया है. ओके, एक और ग्रुपिंग है विच इज़ कॉल्ड क्वाड ग्रुपिंग. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ये 4 देश ने मिलकर ग्रुपिंग बनाई है, क्वाड ग्रुपिंग, जिसका मेन पर्पस क्या है? टू काउंटर द राइजिंग द एक्सपेंशन ऑफ चाइना स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक. तो क्वाड के अंदर भी 4 कंट्रीज़ हैं और यही 4 कंट्रीज़ मिलके एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं विच इज़ कॉल्ड मालाबार एक्सरसाइज. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अगेन अबाउट रशिया वर्सेस नाटो इन यूक्रेन. तो बहुत टाइम से ये न्यूज़ चल रहा है. ये ऐसा माना जा रहा है, यूएस और यूरोप के देशों को ऐसा लग रहा है कि रशिया इज़ गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन, रशिया इज़ गोइंग टू अटैक ऑन यूक्रेन. सो इट इज़ नाउ रशिया वर्सेस नाटो इन यूक्रेन. बात क्या है कि पहले नाटो को समझते हैं. नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. इट वॉज फाउंडेड इन 1949 और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में. Now why was NATO formed? The idea, the purpose was कि हमें USSR को रोकना है कि USSR फर्दर एक्सपैंड ना हो. यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम सबको पता है कि देयर वाज अ कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बिटवीन यूएस एंड USSR. 2 सुपर पावर निकल के आए थे, यूएस और USSR, और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था कि ज़्यादा सुप्रीम पावर कौन सा है. तो यूरोप को USSR से बचाने के लिए कि कहीं USSR यूरोप में खुद को एक्सपैंड ना करे, तो यूरोप को USSR से बचाने के लिए यूएस क्या लेता है? इनिशिएटिव लेता है और बोलता है कि हम एक नाटो, एक ग्रुपिंग बनाएंगे, और जो भी कंट्री इस ग्रुपिंग का मेंबर होगी, अगर उन कंट्रीज़ के ऊपर रशिया USSR अटैक करता है तो सभी के सभी कंट्रीज़ की आर्मी मिलके उसको वापस धकेलेंगी और USSR के ऊपर अटैक करेंगी. So an attack against any one country which is a member of NATO would be considered as an attack against all the countries which are member of NATO. एक भी देश के ऊपर आप हमला करोगे तो सभी देश मिलके आपसे लड़ेंगे. That was the idea and the purpose was to restrict USSR कि वो यूरोप में आके इन्वेजन ना करे या यूरोप के अंदर अपनी पॉलिटिकल पावर को ना बढ़ाए. Okay, this was it. Now Ukraine is a country which borders Russia, present day Russia.
USSR was disintegrated in 1990s. तो रशिया बीइंग एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, रशिया बॉर्डर करती है यूक्रेन से, और अभी जो यूक्रेन है ना, इट वाज प्लानिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो। ठीक है, तो रशिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि बिल्कुल जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो नेटो का पार्ट बन रही है, आपकी बॉर्डर कंट्री जो है दैट इज़ गोइंग अगेंस्ट यू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ नाटो। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि शायद रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। लेट अस सी द map here. So here you can see this is Ukraine. Okay, Ukraine here, Ukraine, and here we have Russia. Okay, तो यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया। ये जो क्रीमिया है इट बिलोंग टू यूक्रेन, बट रशिया क्रीमिया को 2014 में एनेक्स कर चुका है ऑलरेडी। ओके, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, और अभी यूक्रेन इज प्लानिंग टू गो टूवर्ड्स नाटो, फियरिंग कि रशिया दोबारा भी इन्वेड कर सकता है। तो रशिया ने बोला है कि अगर आप नाटो के पास गए तो देन वी विल इन्वेड, ओके, वी विल अटैक यू। सो दिस इज गोइंग रशिया वर्सेस नेटो इन Ukraine, right? This was the context of this news, right? So next news is Institute of Mathematical Sciences. Institute of Mathematical Sciences, इसका ये अभी 60 years हुए हैं इसकी फाउंडिंग को। It was founded on January 3rd, 1962 by Aladi Krishnaswamy and his son. तो ये इंस्टीट्यूट बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई, और ये 1962 जनवरी 3rd को ये फाउंड हुआ था अलादी कृष्णास्वामी और उनके बेटे रामा कृष्णास्वामी के द्वारा। एक्चुअली दिस अलादा कृष्णास्वामी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा संविधान बनाया उसके एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, और इन्होंने ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज को फाउंड किया था। इस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे नए नए आइडियाज़ ओरिजिनेट हुए हैं। That's why it was important and it was there in news. Okay, next news is about Mulla Periyar Dam issue. तो ये जो डैम है this is actually located in Kerala but it is operated by Tamil Nadu. There was a lease, एक लीज एग्रीमेंट हुआ था, और उस लीज एग्रीमेंट के अंदर ये डैम जो है वो केरला के अंदर है, लेकिन इसको तमिलनाडु ऑपरेट करता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स इन केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो केरला के अंदर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दो रिवर मुल्लायार और पेरियार, जहाँ पे वो दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पे ये डैम लोकेटेड है। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों इसको लेके इशू क्या चल रहा है? सिंस इट इज़ ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, तो केरला का ये एलिगेशन है कि तमिलनाडु इसमें ज़्यादा वाटर जो है रिलीज़ कर रहा है, ज़्यादा वाटर स्टोर कर रहा है, ज़्यादा वाटर रिलीज़ कर रहा है, और ऐसा करने से केरला को आसपास का स्पेशली जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के फार्मर्स को लॉस हो रहा है, और वहाँ के लोगों की लाइफ को भी थ्रेट है, क्योंकि वो एक लेवल से ज़्यादा वाटर वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो मुल्ला पेरियार डैम was in news. You need to know that this dam is located in Kerala, but it is actually operated by Tamil Nadu. Okay. Now next news was regarding Airtel Payments Bank. तो रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया कि वो एयरटेल पेमेंट बैंक को सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट करेंगे RBI एक्ट 1934 के। इससे क्या होगा? इससे एयरटेल पेमेंट बैंक विल बिकम अ शेड्यूल्ड बैंक। ओके, तो RBI recently announced that Airtel Payment Bank is now a scheduled bank. शेड्यूल बैंक क्या होता है? शेड्यूल बैंक वो होता है जिसको RBI सेकेंड शेड्यूल में उस बैंक का नाम लिख देता है, तो वो शेड्यूल बैंक बन जाता है। शेड्यूल बैंक बनने से बेनिफिट क्या होता है? जो भी शेड्यूल बैंक होते हैं वो RBI से लोन, RBI से डेट ले सकते हैं एट द बैंक रेट। ओके, तो जो भी इंस्टीट्यूशन शेड्यूल बैंक में होंगे, शेड्यूल बैंक सेकेंड शेड्यूल के अंदर जिनका नाम लिखा होगा, वो सभी इंस्टीट्यूशन RBI से बैंक रेट पे लोन्स ले सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट बैंक क्या होते हैं? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, तो व्हाट एग्जैक्टली आर पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक को बनाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 2 लाख पर पर्सन। ऐसे बैंक ये लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और डेबिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक सिंस इट इज़ नाउ लिस्टेड एज अ शेड्यूल्ड बैंक under Schedule 2 of RBI Act 1934, that's why now it has become eligible for debt and loans at the bank rate from RBI. Okay,
नाउ व्हाट इज CSTO? CSTO इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जैक्टली नाटो की तरह है। तो नेटो बनाया था अमेरिका ने रशिया को, USSR को रोकने के लिए। सिमिलरली रशिया लेड एक मिलिट्री अलाइंस है CSTO, और इसमें अभी 6 मेंबर हैं, अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। इनमें से अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ये सभी कंट्रीज़ मिलके उस कंट्री के साथ फाइट करेंगी। इनमें से किसी भी कंट्री में अगर अनरेस्ट होता है तो जो CSTO की जो मिलिट्री इन लोगों ने अपनी बनाई हुई है, दैट विल गो इन दैट कंट्री टू काम थिंग्स डाउन। ओके, तो कजाकिस्तान में हमने देखा प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ अगेंस्ट दी राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, एनर्जी क्राइसिस कजाकिस्तान में है। तो पीपल गॉट रियली एंग्री एंड दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर लिटरली स्टॉर्मिंग into the public offices, government buildings, and they were protesting. तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए CSTO की ट्रुप्स को वहाँ भेजा गया कि आप जाके कजाकिस्तान में जो अनरेस्ट हो रहा है इसको काउंटर करो। तो CSTO इज़ नथिंग बट एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2002। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉस्को, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। एंड करंट मेंबर्स आर अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। Okay, now let's move to the next news, which is DSIB. What is DSIB? DSIB is Domestic Systematically Important Bank. तो RBI ने 2021 में 3 बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक के लिस्ट में डाला है। These 3 banks are SBI, State Bank of India, HDFC Bank and ICICI Bank. DSIB क्या होता है? DSIB मतलब वो बैंक जो इतने बड़े हैं, जिनके ऑपरेशन, लैंडिंग ऑपरेशन इतने ज़्यादा हैं कि अगर ये बैंक फेल होते हैं तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ओके, सो DSIB बैंक आर टू इम्पॉर्टेंट टू फेल बिकॉज इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, इनका डिपॉजिट, लैंडिंग वॉल्यूम, इनका बिजनेस इतना ज़्यादा है कि अगर ये बैंक फेल होते हैं तो पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से RBI हर साल कुछ बैंक को DSIB बैंक देखता है, अनाउंस करता है और फिर उन बैंक्स को प्रॉपरली सुपरवाइज करता है कि ऐसा ना हो कि कभी जाके ये बैंक फेल हो जाए और पूरी इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो जाए। तो 3 banks have been identified: State Bank of India, HDFC Bank and ICICI Bank. Now next news article is about Sea Dragon exercise. तो it is a multilateral anti-submarine warfare exercise, Pacific Ocean में होती है। This exercise is led by US और इसके अंदर आपका 6 कंट्रीज़ की नेवी पार्टिसिपेट करती है: US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और कनाडा। तो US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑलरेडी क्वाड का पार्ट है, मालाबार का पार्ट है। इनमें आप साउथ कोरिया और कनाडा की नेवी भी ऐड करो तो ये 6 कंट्री की नेवी मिलके सी ड्रैगन एक्सरसाइज करती हैं। इट इज़ अ मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज विच इज़ लेड बाय US. Right. Next news is Cheetah reintroduction project. Very important project this is. In this, government is preparing कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता को इंडिया लेके आया जाएगा और इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में उन्हें रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क इज़ इन मध्य प्रदेश। ओके, सो द आइडिया इज़ कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता आएंगे इंडिया के अंदर और उनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। चीता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीता इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। ये इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ वनरेबल, यानी कि ये वनरेबल है। और चीता इंडिया में एक्सटेंट हो चुका है 1952 में, इसलिए गवर्नमेंट इज़ नाउ प्लानिंग कि इंडिया में दोबारा से चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ न्यूज़ इज़ अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम। तो इंडिया में पहली बार एक रॉक म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इनॉग्रेट किया। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी हैं जितेंद्र सिंह। ओके, सो ही हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम इन इंडिया। इट इज़ ओपनड इन हैदराबाद और इस रॉक म्यूज़ियम के अंदर अलग अलग तरह की रॉक्स, बहुत पुरानी मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो रॉक्स हैं उनको रखा जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वीर बाल दिवस। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि December 26 विल बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस इन मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सन। तो गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटे थे जिनको हम बोलते हैं 4 साहिबजादे। तो वो जो 4 बेटे थे उनको मुग़ल आर्मी ने बहुत बुरी तरीके से उनको मारा था
औरंगज़ेब के ऑर्डर्स पे ऑब्वियसली, तो बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया था, चारों बच्चों को मार दिया था। तो उनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भारत के द्वारा मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह हमको पता है, ही वॉज द 10th गुरु ऑफ सिख, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को आप अपना गुरु मानो, उसी में जो लिखा है उन्हीं बातों को फॉलो करो। सो ही वॉज द 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह। और उनके जो 4 बच्चे हैं उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट जल्लीकट्टू। So Jallikattu is a bull taming sport. Okay, it is a sport which is celebrated in Tamil Nadu. तमिलनाडु का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल, तो उसके आसपास ये जल्लीकट्टू मनाया जाता है। और ये न्यूज़ में था, इस बार शायद कोविड की वजह से इसको नहीं मनाया गया, आई गेस दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। जल्लीकट्टू पे ऑल दो सुप्रीम कोर्ट बैन लगा चुका है, बिकॉज इट अमाउंट्स टू cruelty with animals, plus it is not safe, it is a dangerous sport, so it was banned by the Supreme Court. But even then तमिलनाडु ने अपने यहाँ कुछ अमेंडमेंट करके इसको अभी भी दे आर डूइंग इट, ओके, बिकॉज इट इज़ देयर एज ओल्ड ट्रेडिशन, सो दे आर कंटिन्यूइंग इट, बट दिस टाइम आई गेस इट वॉज नॉट सेलिब्रेटेड ड्यू टू कोविड. So remember, Jallikattu is a bull taming sport which is celebrated in the state of Tamil Nadu during the time of their harvest festival called Pongal. Okay. So next news for today, next and last news for today is Asian Infrastructure Investment Bank. ओके, सो ये न्यूज़ में क्यों था? जो हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे उर्जित पटेल, ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. अब ये बैंक क्या है? ये बैंक बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़, लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ आज के दिन इसका पार्ट है. और ये बैंक क्या करता है? लेंड करता है, लोन देता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो जो कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, उन कंट्रीज़ को अगर लोन की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये बैंक उनको लोन देता है. दिस बैंक इज़ इन बीजिंग, ओके, इट इज़ बेस्ड इन बीजिंग. और ये बैंक शुरू हुआ 2015 में, दिसंबर 2015 में, और चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. चाइना होल्ड्स अराउंड 26.6% वोटिंग राइट्स, followed by India and Russia. So it was in news because Urjit Patel has been appointed as the vice president of this Beijing-based bank. Okay, so this was the part first of current affairs. हमने इस part में जनवरी 1 से लेके 10 तक के सभी important current affairs को cover किया. Similarly 2 part और आएंगे, और ये 3 part का जो एक playlist बनेगा, इसमें आपके पूरे जनवरी मंथ के current affairs will be covered. I hope you liked it. And if you liked it, then please like this video and subscribe to this channel. Thank you.